हो गया। राम राम मेरे किसान साथियों, आप सबका स्वागत है A1 फार्मिंग विद योगी चैनल में। और किसान साथियों, आज मैं आया हूँ बीकानेर ज़िले के डेली तलाई की पावन धरती पर। और यहाँ पर एक किसान मित्र है सुभाष आमरा जी, और उनके यहाँ बाग में हम आए हैं। उनके पास यहाँ पे अनार का बाग है और बेरी, जिसका वैरायटी है शायद थाई एप्पल। तो उनसे कुछ बातें करेंगे और उनसे मिलने जा रहे हैं। तो यहाँ पे इनका ये फार्म हाउस है छोटा सा। ये देखिए सर, इधर दिखाइए। आओ जी, आपको दिखाते हैं, मिलाते हैं। सुबह जी अभी बात कर रहे हैं फ़ोन पे, वो काफ़ी बड़ा बाग है। इनसे जानते हैं कितने एकड़ में बाग है ये और किस किस फसल का ये उत्पादन कर रहे हैं यहाँ पर। तो इनसे मिलते हैं। नमस्कार सुभाष जी। नमस्कार जी। और सर ठीक हो? बिल्कुल बढ़िया जी। ये सुभाष आमरा जी है। नमस्कार जी। सुभाष जी, सबसे पहले तो जितने भी दर्शक हमारे देख रहे हैं उन सबको अपना परिचय दीजिए और अपने फार्म हाउस के बारे में बताइए। यहाँ पे कितनी बीघे में आप खेती कर रहे हो, क्या कुछ और है, थोड़ा सा बताइए। नमस्कार किसान भाइयों, मैं सुभाष चंद्र, रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर SSB। ये मेरा एक छोटा सा उपक्रम है हॉर्टिकल्चर, से मेरे पास अनार और थाई एप्पल है। तो करीब करीब हमने 15,000 पौधे अनार के लगाए थे और 6,000 पौधे थाई एप्पल के लगाए थे। राजस्थान में ये पुगल तहसील में डेली तलाई जगह है, वहाँ पर हमने ये अनार फार्मिंग एस्टेब्लिश किया था। लेकिन ड्यू टू वेदर कंडीशंस अभी तक हमको वो सफलता नहीं मिली है जो मिलनी चाहिए। हालांकि जो पौधे पाले की चपेट में नहीं आते हैं वो अच्छे, मेरे आप देख रहे हो सारे खड़े हैं बढ़िया, और इनमें ग्रोथ भी अच्छी है, इनकम भी आ रही है। लेकिन जहाँ पर पाला पड़ता है वहाँ पर अनार सक्सेस नहीं है। भले ही आपको कोई कुछ भी बोल दे कि भाई अनार हम कर लेंगे, लेकिन अगर पाला पड़ रहा है या आग जैसा पौधा जल रहा है तो वहाँ पर आप अनार की खेती मत कीजिए। अनार थाई पर कुछ भी मत कीजिए, आप वहाँ घाटे में खाएंगे। जैसा कि सुभाष जी ने बताया कि जहाँ पे ज़्यादा पाला पड़ता है वहाँ पे अनार की फसल हम नहीं ले सकते। लेकिन काफ़ी हद तक मैंने इनके बाग का थोड़ा निरीक्षण किया है। इन्होंने अपने पौधों को बचा के रखा है, लेकिन जो पौधे नीचे है, काफ़ी नीचे है, जो हम यहाँ पे खड़े हैं उससे 50 फुट की निचाई पे आगे का जो बाग है इनका वो है, वो देख के आया हूँ, पूरा हर तरह से जल चुका है। सारे के सारे पौधे 100% डैमेज हो चुके हैं। मात्र 3 दिन के अंदर जो पाला पड़ा था अभी, उसमें हरियाणा का, पंजाब का, राजस्थान का और न जाने कितनी जगह का, हर जगह फसल का नुकसान हुआ है। तो किसान साथियों, ऐसा है, हम इनसे इनके खेत में जाते हैं, आगे देखेंगे क्या कुछ प्रोग्राम है क्या नहीं है, इनसे थोड़ी जानकारी निकालेंगे। उसके बाद बताएंगे कि अनार की खेती है क्या और किस तरीके से है। इनके खुद के अनुभव है वो भी हम आपको साझा करेंगे और ये अपने अनुभव से बताएंगे कि अनार की खेती में किस तरह से क्या पैदावार लेने का कितना बेनिफिट है, क्या बीमारियाँ आती है इसके अंदर और उसका रोकथाम कैसे करें। तो ये हम मध्य में आ गए हैं, जहाँ से हम इनके साम्राज्य बोलूँगा मैं, क्योंकि ये जिस तरीके से बताएंगे आप ये बार चौंक जाओगे। भाई इतनी बड़ी बागवानी वो भी एक अकेला इंसान संभाल रहा है, बड़ी सैल्यूट की बात है। तो थोड़ा सा बताइए सुभाष जी, कितने एकड़ भूमि में आपका पूरा ये साम्राज्य है, उसके अलावा कितनी बागवानी है आपकी? ज़्यादा तो नहीं जी, हम लोगों ने 125 बीघा में हमारा अनार अभी है। करीब करीब 125 बीघा 125 बीघा में हमारा अनार और थाई एप्पल है, और करीब करीब 40 बीघा हम लोग उखाड़ चुके हैं। 40 बीघा दोस्तों आप ये देख उखाड़ रहे चुके हैं, हैं। आपको नीचे आपको हरियाली दिखाई दे रही है। थोड़ा इधर कैमरा आइए। अगर आप जूम करेंगे तो आगे एक पेड़ों के पीछे हरियाली दिख रही है। हाँ, दूर तक तो वहाँ 30 बीघे में हमारे 5,000 पौधे थे। उसके बाद ऊपर जो दिख रहा है पहाड़ टाइप, हाँ, ये टिब्बा रेगिस्तान जो का है, रेत का टिब्बा जो उसके ऊपर वाला, उस पर भी हमने पौधे लगाए थे 4,000। 4000 पौधे वहाँ लगा चुके हैं, लेकिन जहाँ पे कोई सोच नहीं सकता। तो वहाँ पे क्या समस्या आई ये बताइए। वहाँ समस्या नहीं आई, वहाँ क्या है, बताइए, दोबारा बताइए। वो बीच में हमारी बात रोकी थी क्योंकि यहाँ से कोई ट्रैक्टर जा रहा था, तो हमने बीच में वीडियो को डिस्टर्ब किया था। बताइए सुभाष जी, चल रही थी दवाइयों के बारे में जो चल रही थी। हाँ दवाइयों के बारे में ये है कि करीब करीब एक अनार का पौधा 2-3 साल का है तो 100 से 150 रुपये एक पौधे पर खर्चा है। कितने टाइम के लिए खर्चा हुआ? करीब करीब आप 6 महीने मान के चलिए। 6 महीने, मतलब कि 200 रुपये एक अनार का 6 महीने का खर्चा है, तो साल का हो गया दुगना। दुगना नहीं तो 300 रुपये मान लीजिए 300 रुपये मानते और हैं। लेबर कॉस्ट उसकी अलग है। लेबर कितनी पड़ जाती है एक पौधे पर? लेबर 1,000 पौधे पर आप लाख रुपये पकड़ के चलिए। ठीक है, तो काफ़ी
काफ़ी होगी। और आपके पास जितने पौधे हैं, जितना आपने बताया था कि टोटल पौधे आपने कितने बताए आपके पास? अभी इस समय 21,000 पौधे हैं, तो मान लो कि कम से कम 21,000 पौधे ये संभाल रहे हैं, जिसमें से थाई एप्पल के अलग है वो 30 बीघा इनका अलग है। और वैसे टोटल जो इनकी खेती यहाँ पे इन्होंने जो कर रही हैं वो 300 बीघा खेती इन्होंने बताई है अपनी, जिसमें से आधे आधे हिस्से में ये अपना बागवानी कर रहे हैं। आधे से ज़्यादा मानता हूँ मैं, क्योंकि कुछ इन्होंने ऐसा बताया है जो वो ऊपर वाली जगह थी जहाँ पे इन्होंने 40 बीघे में बाग को हटाया है। यानी, लेकिन एक्चुअल में मैं आपको सही बताऊं तो अनार के लिए वो जगह परफेक्ट है। जैसे अनार का सबसे बड़ी समस्या है उसमें पाला गिरना। ठीक है, तो जितना आपका ऊंचाई पर प्लांट होगा वहाँ आपका पाला नहीं गिरेगा। सही बात है। अभी आप देख रहे हैं जो ऊपर का जो अपना बाग है सारा, इसमें बिल्कुल भी पाला नहीं गिरा है। क्यों? कि ये ऊंचाई पर था पूरा। ये करीब 30-35 बीघा ज़मीन है, जिसमें कि 4-4.5 हज़ार पौधे हैं। इसमें एक भी पौधा सनबर्न का फ्रॉस्ट बाइट का शिकार नहीं हुआ है। क्यों? कि ये पाले से बच गया है। जबकि नीचे आपको देख रहे हो पूरा बाग जल गया है वो। दोस्तों, जहाँ तक मुझे देखने में आ रहा है, जितना भी नीचे जितने बीघे में बाग है इनका, मोस्टली मान के चलता हूँ मैं 100 बीघे करीब तो ये है, नीचे पूरा बाग है। और ये कंप्लीट जल चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है ठंड की वजह से। और आप सोचिए कितना बड़ा नुकसान है, कितना बड़ा लॉस है। और सबसे बड़ी बात कि जो इनका थाई एप्पल का जो बाग है, कितने एकड़ में आपका थाई एप्पल का बाग? 40 बीघे है। 40 बीघे में इनका थाई एप्पल का बाग है। मैं वो भी देख के आया हूँ, वो भी कंप्लीट सारा डिस्ट्रॉय हो चुका है। 6 साल का पौधा है वो, जिसमें ये बताएंगे कि कितना खर्चा लगा है और इन्होंने उसमें से आमदनी कितनी लगी, ताकि कुछ लोगों की आंखें खुल सके। जो यूट्यूब पे आजकल जो वीडियो बनाते हैं, जो कुछ यूट्यूबर जो सिर्फ अपने चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ाने के चक्कर में ऐसी हेडिंग दिखाते हैं, ये बोलते हैं 1 बीघे में किसान खेती कर रहा है वो करोड़ों रुपए कमा रहा है, कोई बता रहा है जी आधे बीघे से लाखों रुपए कमा रहा है। इस बारे में आपकी आंखें खोलेंगे सुभाष जी, थोड़ा बताइए सुभाष जी। ज़्यादा मोटा नहीं बता रहा मैं आपको। पिछले 2 साल का मैं आपको अपना खर्चा बता रहा हूँ कि 2 साल में हमने 25 लाख इसमें लेबर लगाई और 15 लाख रुपये हमने खेती खर्चा लगाए। हमने 40 लाख रुपया खर्च किया है। और उस अनार 40 लाख के बाद में लगाने के बाद में आपने कितना प्रोडक्शन यहाँ से निकाला है, कितनी आपने अपनी जेब भरी है? 1 लाख रुपये इनकम हुई है हमारी। सोचिए कि ये वो बात नहीं है कि छोटा पौधा है ये। इसकी उम्र क्या होगी इस पौधे की, जो अनार की है? अभी ये 5 साल का पौधा हो गया। 5 साल का ये पौधा हो चुका है। और जो यूट्यूबर बोलते हैं अभी 1 साल में हम किसानों के लाख लाख रुपए की कमाई बता रहे हैं वो जहाँ तक मुझे लगता है जी सफ़ेद झूठ है, बरगलाने वाली बातें हैं। और काफ़ी किसान इन यूट्यूबर की बातों की जाल में फंस कर चपेट में आते हैं और अपनी खेती, जो पारंपरिक खेती है वो न करके ऐसी खेती कर लेते हैं जिसके बारे में उनको नॉलेज नहीं होता, लेकिन वो नुकसान का शिकार होते हैं। तो इन्होंने जैसे बताया कि 40 लाख रुपए लगा के पिछले 2 सालों में इन्होंने मात्र 1 लाख रुपए की इनकम ली है। तो दोस्तों, अट्टा लग रहा है सुनने में भी, आप लोगों को भी थोड़ा अट्टा लगेगा, लेकिन ये यही सच्चाई है, ये सच्चाई है। 40 लाख रुपया कम आंका है। एक्चुअली में इस पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट 6 करोड़ रुपए है। कितने? 6 करोड़ रुपए। 6 करोड़ रुपए कंप्लीट इस उपक्रम पर इन्होंने लगाए हैं। 6 साल से ये बाग चल रहा है यहाँ पे, लेकिन 6 साल में इनकम कितनी हुई है अब ये बताइए। आपने 2 साल का बता दिया, लेकिन दर्शक जानना चाहेंगे कि 6 साल में भी कोई इनकम इन्होंने की होगी, तो वो भी आप थोड़ा प्लीज़ बता दीजिए लोगों को। उसकी वजह आपका अनजानापन है। वही बात है कि आप नए नए डॉक्टर ढूंढते हो, नए नए एक्सपर्ट आते हैं और अपनी मर्जी की दवाइयाँ बताएंगे, आपसे पैसा लेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे। मुझे तो यही लगा कि भाई जो ये बताने के लिए जो आते हैं भाई साहब, इन्हीं की वजह से हम हमारे जैसे लोग हैं जो कि थोड़ा सा बचत करके कहीं से पैसा लाते हैं और वो पैसा इनके चक्कर में बर्बाद कर बैठते हैं। सही बात कही इन्होंने। मेरे इलाके में 50 बाग हैं अनार के और सारे के सारे ही इसी कंडीशन को प्राप्त है। ये एक इनकी डिग्गी है यहाँ पर जो नज़दीक में है, 100 बाई 90 की ये डिग्गी है। और यहाँ पे इन्होंने अपना सोलर सिस्टम लगा रखा है। 3 kV का सोलर सिस्टम है। 3 kV का सोलर सिस्टम है। और इसके बाद आपको ये तो सिर्फ 90 बाई 100 की डिग्गी है, हम आपको कुछ और दिखाने जा रहे हैं, थोड़ी देर में वेट करिए। ये इनके हम
लास्ट पॉइंट पे आ चुके हैं इनके बाग के, जहाँ पे इनकी जो पानी की डिग्गी है उसको देख के मेरी आंखें फट गई भाई। आज तक मैंने इतनी बड़ी डिग्गी किसी भी बाग में नहीं देखी, जो कि 300 बाई 300 की बता रहे हैं। 300 बाई 300 की जो डिग्गी है उसमें कितनी कैपेसिटी हो जाएगी पानी की, शायद एक पूरा गांव पानी पी सकता है। वाटर वर्क्स में इतनी बड़ी डिग्गी देखने को मिलती है, बाकी नहीं मिलती। अगर तो इसको पानी की व्यवस्था कोई दिक्कत नहीं लगती। कोई कहता है राजस्थान में खेती पानी की वजह से मरती है, तो मैं इस बात को सिरे से नकार रहा हूँ, क्योंकि इनके पास पानी की पूरी व्यवस्था है। बहुत खर्चा किया उन्होंने, और जो मशीनें हैं वो आपको दिखाएंगे और इनसे पूछेंगे क्या क्या काम करती है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या कॉस्ट है उनकी, तो शायद आप लोग की आँखें खुल जाए। बताइए इस बात अगर आंकड़ों में आपको देखा जाए ना इस डिग्गी में कितना पानी है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि अप्रोक्सीमेट इसमें 2 करोड़ लीटर पानी है। 2 करोड़ लीटर पानी बताइए। ठीक, मतलब एक टाइम आधे राजस्थान का ये पानी पिलाया जा सकता है एक बार में। एक एक बताइए। अगर हर बंदा अपनी प्यास मिटाए तो आधा राजस्थान इसको पानी पी सकता है। 2 करोड़ लीटर पानी की कैपेसिटी है, तो मतलब कि पानी की व्यवस्था की तरफ से मैं सीरियस करता हूँ कि पानी की वजह से इनकी खेती कमी की वजह से नहीं मरी। वो कुछ और कारण हैं, उनसे और पूछेंगे। तो इनका थोड़ा वाटर सिस्टम देखते हैं कहाँ से मैनेज करते हैं ये। आइए थोड़ा उधर चलिए। अभी हमने क्या है, ये डिग्गी किस चीज़ की है सर? हाँ ये थोड़ा सा बताइए। ये हम धीरे धीरे क्या है कि ऑर्गेनिक खेती पर कन्वर्ट हो रहे हैं। तो अभी इसमें से हमने जीवामृत तैयार किया था, और इसमें तैयार करके और हमारे जो नीचे टैंक है उस टैंक में हमने डाल दिया है। हम इसमें जीवामृत बनाते हैं। ठीक है, जीवामृत किस चीज़ का बनाते हो आप, कैसे बनाते हो? अभी इसमें जैसे ये नीचे आपकी मैंगनी की खाद है, ठीक है, एकदम बिल्कुल नीचे से उठाते हैं मैंगनी ये खाद। भेड़ बकरियों की जो बकरियों की, मैं भेड़ की नहीं, मैंगनी बकरियों खाद। की जो खाद है वो खाद उन्होंने खाद प्रोवाइड करवा इसमें रखी वहाँ डाल पे। देते हैं, उसके बाद इसमें पानी भर दिया गया है, और इसमें अनुपात के अनुसार हमने इसमें गौ का जो गौमूत्र है वो इसमें मैंने डाला है। उसके बाद इसमें हमने गुड़ वो डाला गया है। उसके बाद में इसमें कुछ जैसे मिट्टी, चाहे बरगद की हो चाहे वो खेजड़ी की नीचे की हो, जहाँ पर बैक्टीरिया रहते हैं वो इसके अंदर मिलाए जाते हैं। और साथ में हमने इसमें बेसन डाला है 20 किलो, ताकि ये सारी चीज़ें आपस में रिएक्शन करके और इसका वो एक प्रकार से खमीर बन के और तैयार हो सके। दोस्तों, ये नहीं है कि बागवानी वाले सारे ही कंप्लीटली दवाइयों पर निर्भर है। जो जीवामृत है, घन जीवामृत है, वो भी प्रयोग में ला रहे हैं। तो आप थोड़ा ये बताइए, जो जीवामृत प्रयोग कर रहे हो आप, जितने बाग में किया आपने, उनमें कितना फर्क दिखा आपको? फर्क उसकी वाइड रूट में दिखता है। ठीक है। उसकी उसमें जो भूमि में जो कार्बन है वो बहुत कम है यहाँ पर। लैब टेस्टिंग मैंने करवाई थी तो लेस देन 0.5% है। 0.5% बहुत कम है। लगभग तो हालात यही है पूरे हिंदुस्तान में। जैविक कार्बन हमारी खेती से, हमारी खेती वाली ज़मीनों से ख़त्म हो चुका है, जो एक बहुत बड़ी समस्या है जिस पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा। तो जो हम इसको चलाते हैं रेगुलरली, तो इसकी वाइट रूट अच्छी तरक्की करती है। मतलब वाइट रूट बड़ी बढ़िया फूली हुई, उसमें कोई निमाटोड की शिकायत नहीं है, और वो अच्छी तरह से निकलती है, मैंने ऊपर देखा है। ठीक है, ऊपरी हिस्से में जो काम आप हाँ जी, हाँ बिल्कुल। ठीक है। और थोड़ा सा सिस्टम बताइए इसको, किस तरीके से आप देते हो, उसको प्रोवाइड करवाते हो? सिस्टम के लिए जैसे आपने ये फिल्टर लगा रखे हैं, ये जैसे हमने वो फिल्टर आप देखिए इधर, हाँ वो फिल्टर लग रहे हैं वहाँ पे। ये जो छेद बना रखे हैं इसमें से हम इसको निकालते हैं। उसके बाद में इसको नालियों से इसको हम, ठीक है साहब, ठीक है सर, हमने टैंक बना दिया, इस टैंक में डाल दिया। उसके बाद में जो ये हमारी मोटर है, इस मोटर के थ्रू हम इसमें भरा पड़ा जीवामृत से, पूरा भरा हुआ जीवामृत से भरा ये हुआ है। पूरा टैंक जीवामृत से भरा हुआ है। और इसके बाद इस मोटर से इसको कनेक्ट लेके और आगे थोड़ा अंदर आइए। हेलो, आपको ये फिल्टर दिख रहे हैं तीन, जो तीसरा फिल्टर है वो हम एज ए स्टोरेज इस्तेमाल करते हैं दवाई के लिए। कोई मेडिसिन चलानी, कोई खाद चलानी, जीवामृत चलाना, वो 200 लीटर का है। उसके अंदर हम उसको भर देते हैं पूरा, और वो इस तरह से कनेक्टेड है कि वो थोड़ा 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 करके जितना एक टाइम पीरियड है उस हिसाब से इससे वो चलता रहता है, इसमें से निकल के। और धीरे धीरे धीरे, क्योंकि जितनी भी कोई भी चीज़ आप अगर थोड़ा थोड़ा जाएगा तब वो पूरे पौधे में फैलेगा। एकदम जाएगा वो एक जगह गिरेगा, वो आपकी जड़ों को जला देगा। इसलिए उसको हल्का हल्का 2 घंटे तक चलना चाहिए। मतलब एक बार में एक ब्लॉक या एक प्लांट में हम 2 घंटे पानी चलाते हैं। उसमें 4 ड्रिपर होते हैं, 4 किलो का एक ड्रिपर है, तो 32 लीटर पानी हम उसमें डालते हैं।
तो ये लगातार 2 घंटे के हिसाब से हम इसको सेट कर लेते हैं इस बाल को, ठीक है क्योंकि 2 घंटे तक हमारा मेडिसिन है या कुछ और है वो चलता रहे। ठीक है। पानी के साथ में एक तरफ से ये आपने कनेक्शन दे दिया। हाँ जी। ये नई चीज़ देखने को मिली है, लगभग लोग इसका यूज़ नहीं करते, काफ़ी कॉस्टली, लेकिन उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को भी सुधारा है, उसके हिसाब से काम कर रहे हैं, वो तो ये बड़ी अच्छी बात है। उसकी समस्या क्या है कि हमने देखा कि वेंचुरी, लेकिन वेंचुरी के लिए आपको पूरा प्रेशर उठाना पड़ता है इसका, ये पूरा आपको उठाना पड़ता है, तब जाके वेंचुरी शक करती है। लेकिन वेंचुरी शक करेगी तो आपका प्रेशर डाउन हो जाएगा, पानी कम जाएगा, और जो पौधे आपके लास्ट के हैं, सबसे लास्ट में जो पौधे उस पौधे में आपकी डाइट नहीं पहुंचती है। ठीक है। वो पौधा आपका कमजोर होगा। ये देखा मैंने 2 साल से कि ये बड़ा सेटबैक है वेंचुरी का, तो फिर हमने उस सिस्टम को हटा दिया। ठीक है। और हमने डायरेक्ट उसके अंदर कर दिया कि पूरा का पूरे टाइम हमारी दवाई इक्वल जाए। ठीक है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है इनकी कि इन्होंने टेक्नोलॉजी का सहारा लेके अपने खेत के लास्ट कोने तक इन्होंने अपनी पौधे की जो डाइट है उसको पहुंचाया। आइए बाहर आइए, थोड़ी आपको एक चीज़ और दिखा देते हैं इसमें। अभी धीरे धीरे क्या है कि विज्ञान भी थोड़ी समझदार हो रही है। तो अब जो पौधे में अपने देते हैं NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, वो पौधा क्या है फिक्स कर लेता है, वहीं पड़ा रहता है। ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि NPK के इफ तो निकाला NPK कंसोर्टिया करके। कंसोर्टिया? हाँ, तो NPK क्या है, कंसोर्टिया। हाँ, तो हम इसको इसमें तैयार करते हैं। ठीक है, ड्रमों के अंदर ये 200 लीटर का ड्रम आपका, 200 लीटर पानी है, इसमें 2 किलो गुड़ डाल दिया और कंसोर्टिया आपने डाल दिया। ठीक है। दोनों में मैंने 2 बोतल डाल दी गई, 10 दिन में तैयार हो गया हिलाकर। हमने इसमें से 80% यूज कर लिया। ठीक है। और 20% रख दिया। ठीक है, 20% फिर पानी मिला के, हाँ, पानी मिला लिया, गुड़ मिला लिया, कि बार बार हमको जरूरत नहीं खरीदने की। ठीक है, उसी घोल को हम थोड़ा सा बचा के रखें। हाँ। तो उसमें जीवाणु जो है वो वापस कन्वर्ट हो जाएंगे और वो दोबारा से वही कंसोर्टिया जो ये डाइट है पौधे की वो बना देती है कंप्लीट रूप से। आप देखिए, ये अच्छा सिस्टम ये है। देखिए ऊपर लगाइए, इसके यानी ऊपर कि दोबारा तैयार हो गया है। हाँ, ये दोबारा तैयार हो गया, इसके ऊपर दोबारा से कंप्लीट ये फफूंद जैसी फफूंद चीज़ आ गई है। है। और ये अभी तैयार नहीं है। ठीक है। अब जैसे ये दूसरी चीज आपको एक और बताना चाहता हूँ बताइए कि एल्युमिनियम सल्फेट बोलते हैं इसको, जैसे फिटकड़ी को लटका के रखा है, इसकी थोड़ी वजह जानना चाहते हैं हम। हाँ, फिटकड़ी की वजह ये है कि आपके ड्रिपर धीरे धीरे चौकअप होने शुरू हो जाते हैं। जैसे जब आप ड्रिप को लंबे टाइम यूज करोगे तो ड्रिप आपके चौकअप होंगे। जब आप DAP जैसी भारी खाद चलाओगे, ठीक है, आप DAP चलाओगे, सल्फर चलाओगे, तो क्या ड्रिप चौकअप हो जाएंगे। तो अगर आप महीने में या 2 महीने में एक बार फिटकड़ी चलाते हैं, फिटकड़ी अगर आप पौधे में उसमें चलाते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपकी ड्रिप खुल जाती है। और दूसरी बात कि फिटकड़ी का pH है वो डाउन है। ठीक है। फिटकड़ी 3 या 4 pH होती है, तो अगर आपकी जमीन का pH चढ़ गया है, हाँ, तो फिटकड़ी उसको नीचे ले आएगी। ठीक है, ये बात भी अच्छी बात है। लेकिन इन्होंने एक बात बताई है, टेक्नोलॉजी का सहारा लेके उसको, अगर जैसे कि काफ़ी पाइपलाइन खेतों में लगी हुई है जो चौक हो जाती है लगातार खाद देने से, कुछ और चीज़ें देने से, तो जो फिटकड़ी जो वाटर है उसको साथ चलाते हैं ताकि ये अमलिया होने के कारण वो पूरी नालियाँ साफ कर देती है। तो ये बड़ा बेनिफिट होता है इनको, इनकी मेहनत बच जाती है, इनका पैसा बच जाता है इस चीज़ में। बड़े सूझे किसान है ये। तो ये बताइए, ये आए भैया यहाँ पे हालात, दुकान खोल रखी इन्होंने पूरी। हाँ जी, बताओ इनके बारे में। नमस्कार जी, ये आप देख रहे हैं जो मैंने लगा रखा है, ये हमारे जो अनार के विशेषज्ञ हैं उनकी सलाह है कि अनार की उपज लेने के लिए ये चीज़ें चाहिए। ये आप देख लीजिए, सल्फर हो गया, सल्फर WG 12 पड़ा है, ये टैक्सटिन कार्बोडिजम, ये टाटा का सरप्लस, ये आपकी नैनो यूरिया, ये आपका स्टिकर, ये आपका रोगोर, ये आपका कैल्शियम जो कि ऊपर फटने के लिए स्प्रे करवाते हैं। उसके बाद में ये GA जिब्रेलिक एसिड अनार के साइज के लिए जो बताते हैं, ये आपकी मोनो हो गई, ये थाइमैक्सिन, ये बोलते हैं मक्खी के लिए यूज़ करो, हनी बी, ये बीज उपचार, ये आपकी जटायु, ये बोडो मिक्सचर, ये नोबाइट मकड़ी के लिए, और ये आपकी NPK 1919, ये आपकी बोरोन, कैल्शियम सल्फेट, गट्टा भरा पड़ा, ये पेंडा। तो किसान तो पेंडा कैसे छुड़ाए इनसे? पेंडा से पेंडा छुड़ाना पड़ेगा। वो तो धानुका पड़ी है नीचे, मतलब ये कट्टे भरे पड़े हैं भाई यहाँ पे NPK के।
एक नहीं 3-4 गट्टे हैं, ये देखिए। अब ये बताओ भी किसान इतना पैसा खर्चा करके और क्या कमाया आपने फिर, ये बताओ। कमाया कुछ नहीं, लास्ट में पाला पड़ गया। कितने सालों से दिक्कत आ रही है? 2 साल से 25 लाख रुपए हम इन्वेस्ट कर चुके हैं और अनार आए हमारे 50 कुंटल, उसका भाव नहीं दिया उन्होंने, 30 रुपये भाव पड़ रहा है। चलो इस पूरे विषय खेत पे, में ठंड पड़ गई है। इस विषय पे बैठ के बात करेंगे इनसे, दूसरे फार्म हाउस पे इनके, और वहाँ चल के बात करते हैं थोड़ा सा। तो किसान मित्रों, हम इनके फार्म हाउस से कम कितना बीघा दूर है यहाँ तक? ये है 1 किलोमीटर दूरी है। 1 किलोमीटर की दूरी है और हम यहाँ पहुँच चुके हैं और इनके सबसे नीचे वाले बाग में आए हैं, जहाँ की हालात आपके सामने हैं और कुछ ये बताएंगे खुद अपने अनुभव से इन्होंने क्या झेला है इन 4-5 सालों में। बताइए। ये आप देख रहे हैं कि ये अनार का पौधा है। जैसे इस पर फ्रॉस्ट बाइट होता है, पूरी इस पर बर्फ़ गिरती है, जम जाती है, उसके बाद ये पूरे इसके फूल ड्रॉप हो जाते हैं। और ड्रॉप होने से बुरी बात है कि इसकी स्टेम तक फटनी शुरू हो जाती है। थोड़ा स्टेम का मतलब समझाइए दर्शकों को। स्टेम का मतलब इसका जो ये है जो तना, मेन तना है ये भी तना भी फट जाता है इस तरह से। ये देखिए, ये स्टेम फट जाती है इसकी। ये स्टेम डैमेज हो चुका है, यहाँ से स्टार्ट हो गया, तो जो पौधा उससे पौधा जल्दी मरता है। पौधे की लाइफ आधी रहेगी, फिर यहाँ से काटना पड़ेगा इसको। यहाँ से जैसे कंडम हो गया है बिल्कुल, जैसे स्टेम फट गई है, अब एक टूटना शुरू हो जाएगा। ये देखिए सूख गया है बिल्कुल। तो किसान मित्रों, ऐसा है कि जितनी आसान लोगों को बागवानी लगती है उतनी आसान है नहीं। अब वो आसान क्यों नहीं है, इसके बारे में थोड़ा आपको बताएंगे और इनके खेत के आगे चलेंगे, जहाँ पे हम आपको कुछ उपकरण दिखाएंगे कि वो उपकरण कितने महंगे हैं और उनको कैसे व्यवस्थित करना पड़ रहा है। तो वहाँ चलेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। और क्या ये 5 साल का बाग है। 5 साल का बाग है और आपने बताया इसको 30 एकड़ में, 40 एकड़ में, 30 एकड़ या 30 बीघे में, 30 बीघे में इनका ये थाई एप्पल का बाग है। लेकिन हालत जिस हिसाब से लग रही है, ये बाग डैमेज हो चुका है। थोड़ा बताइए इसके बारे में, क्या सीन है? समस्या वही है पाले की, ठंड की वजह से आ रही है पाला मतलब। इस तरफ आ जाओ भाई, अब आप देखिए इसको देखिए, इस तरफ से आ जा भाई, इस तरफ दूंगा, इधर इधर आ जा। बैरों की कमी नहीं है कोई, आप देख लीजिए। प्रोडक्शन में कमी नहीं है, पूरा का पूरा पेड़ भरा हुआ है, लदा हुआ है पौधा, लदा हुआ है पौधा पूरा। और मान के चलता हूँ मैं, इसमें कम से कम ज़्यादा नहीं तो 20 किलो से प्लस का इसमें बेर लगा हुआ है, लेकिन वो कंप्लीट डैमेज हो चुका है। और सोचो, एक पौधे में 20 किलो बेर है और यहाँ पे कितने पौधे आपके? 6000 पौधे, 6000 पौधे हैं। तो सीधा सा है भाई, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। कोई भी किसान सोच नहीं सकता भाई अपना प्रोडक्शन को मरता हुआ। तो हालात थोड़ा जानते हैं इनसे, किस वजह से, कितने सालों में आपने इसका कितना प्रोडक्शन लिया है, थोड़ा ये बताओ थाई एप्पल के बारे में लोगों को। ये क्या चीज़ है, क्योंकि बहुत से किसान जो नई खेती कर रहे हैं थाई एप्पल की, तो उनको इस बात से थोड़ा सीख मिल सके भाई किस तरीके से इसका क्या यूज़ किया जाए और क्या बचत है इसमें। मुझे नहीं लगता कि इस इलाके में ये चीज़ सक्सेस है। 2 साल से लगातार हमारा पाला पड़ रहा है। पिछली बार बोले कि 10 साल में पहली बार इतना पाला पड़ा, इस बार कि बोले जी 22 साल में कि पाला पड़ा। तो अगर हर साल ये चीज़ करेंगे तो हम तो नुकसान में आएंगे। और सबसे बड़ी बात हमारा सेटबैक ये है कि ये फसलें सरकार ने इंश्योर भी नहीं है, बागवानी की फसलों पे बीमा नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। गवर्नमेंट हमको सब्सिडी देती है तो भाई बीमा भी दो। आपको गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है कि आप बागवानी लगाइए, आप ये लगाइए, ये लगाइए, ये लगाइए, इनकरेज करते हैं। आपकी जो ICRA के जो आपके यूनिवर्सिटी, उसमें आप प्लांट तैयार करते हैं और आप किसान को फंसा देते हो सपना दिखाकर उसको। लास्ट में क्या होता है कि फसल जल जाती है और आप उसको बीमा भी नहीं देते। हो सकता है कि 4 साल में एक बार हो, लेकिन अगर लगातार 2 सालों को तो किसान तो पिट गया। तो कम से कम उसको बीमा तो मिलना चाहिए। कि सरकार रिकमेंड कर रही है, या तो आप मना करो कि भाई ये प्लांट इस इलाके का नहीं है, तो आप मत लो ये प्लांट। और प्लांट तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगातार 2 साल अगर फसल मर जाती है तो इतनी बड़ी बागवानी वाले मालिक भी कंगाल होने के कगार पे आ जाते हैं। तो हालात कुछ और बयां कर रही है और यूट्यूबर कुछ और बयां करते हैं। तो थाई एप्पल की ये सच्चाई है कि पिछले 6 साल में, ये 6 साल का पौधा है और 6 साल में इन्होंने जो प्रोडक्शन लिया है वो नाम मात्र का लिया है। 1-2 बार फल आया, बस सिर्फ 1-2 बार फल आया है। 6 साल की फसल, 6 साल से इतने बीघे इन्होंने। अब लोग सोचते हैं कि
बागवानी बहुत आसान है। ठीक है भाई, पौधा ले आए, छोटी सी एक रकम लगा दी, लेकिन सबसे बड़ा खर्चा जो है उसको मेंटेन करना। पूरे के पूरे अब 150 बीघे में इन्होंने जो खेती की है, तो 150 बीघों में इन्होंने जो ड्रिप सिस्टम जो है वो बिछाया हुआ है, पाइपें बिछाई हुई, पाइपलाइन लगा रखी है, और इतनी बड़ी बड़ी मशीनें लगा रखी है। और वो इस टाइप की कम से कम 10 जगह मशीनें मैंने देखी है, हर जगह, क्योंकि 150 एकड़ का एरिया बहुत बड़ा होता है, उसको संभालना बहुत बड़ा होता है, उसके लिए लेबर बहुत चाहिए होती है, उसके लिए मत्ता पच्ची बहुत चाहिए, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो सच्चाई है वो अपनी, अगर हम सही धरातल पे उतरें और खुद जाके देखें कहीं पे, तो पता चलेगा कि ये एक जो बागवानी के बारे में है जो यूट्यूबर फैला रहे हैं वो सच है या झूठ है। तो सुभाष जी, मैं यही आपसे गुजारिश करूँगा, भाई हमारे यूट्यूब के जो जितने दर्शक हैं उनको आप क्या सुझाव देंगे बागवानी के बारे में, किस तरह से इसको मैनेज करें, थोड़ा सा लास्ट में बताएं। क्योंकि आप जो जिस टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हो, साइंस का है, ऑर्गेनिक भी है, और आपकी टेक्नोलॉजी खुद की भी है, मत्थापच्ची करते करते आपने सब कुछ सीख लिया, तो ये लास्ट का जो ज्ञान है थोड़ा बताइए दर्शकों को। ज्ञान ये कि दोस्तों, सबसे पहले तो आप अपना इलाके को जानिए। आप अपने इलाके को पहचानिए कि मेरे इलाके में क्या फसल हो सकती है, हम्म, मेरे इलाके में गर्मी कितनी पड़ती है, मेरे इलाके में ठंड कितनी पड़ती है। हम्म, फिर मेरी मिट्टी की प्रकृति क्या है, कि जो मेरी सॉइल है वो कैसी है, मेरा जो पानी है वो कैसा है। आप उत्साह में मत आइए। आपको कोई प्रोजेक्ट करना है, पहले उस प्रोजेक्ट को आप छोटे लेवल पर शुरू कीजिए। आप कोई ज़्यादा से ज़्यादा कोई 100 200 500 पौधे लगाइए, किसी भी प्लांट को लगाइए। आप जो दुनिया भर के प्लांट आज आ रहे हैं, सरकार या जो भी प्राइवेट कंपनियां रिकमेंड कर रही है कि थाई एप्पल है, अनार है, अंजीर है, खजूर है, अरिंडी है, ठीक है, जो ना कि जी ये लगा दिया वो कर दिया, ठीक है। सेब लगा लो बोला जी, बादाम लगा लो जी, केसर लगा लो जी। सब चीज़ की वही है कि भाई लगी पड़ी है बाजार में कि भाई लगा लो, लगा लो, तो लगा तो लो, पर लगाओ उतना ही जितना आप सहन कर सको। आप 200 100 बस, इससे ऊपर नहीं। 3 4 साल जब तक आपका प्रोडक्शन ना दे वो, तब तक आप बड़े लेवल पर मत जाइए। और खुद उसको सीखने की कोशिश कीजिए कि भाई ये पौधा है, ये भी एक साइंस है, साइंस को जानिए इसको, और कुदरत से जोड़िए। हमने भी शुरू में देखा कि शायद केमिकल कुछ कर जाए, लेकिन धीरे धीरे हमने समझ में आया कि केमिकल के मुकाबले में अगर ऑर्गेनिक खेती है, सही तरीके से की जाए, जैविक, तो आपको अपने प्रोडक्शन की रेट भी मिलेगी और आपका प्रोडक्शन भी ज़्यादा आएगा और बीमारी मुक्त रहेगी। नहीं तो आप बीमारियों के जाल में उलझ जाते हैं। जैसे ही स्टार्ट करते हैं, थ्रिप्स आ गया, उसके बाद फंगस आ गई, बैक्टीरियल ब्लाइट आ गया, ये आ गया, इसमें ये लट पड़ गई, पता नहीं क्या क्या चीज़। यानी कि एक नॉर्मल सा अनार का पौधा है तो उसमें 20 स्प्रे करनी पड़ती है। 20 बार आपका आदमी या तो ढोलकी उठाए या ट्रैक्टर पर चलता रहे, 6 महीने में 20 स्प्रे। अंदाज़ा लगा लो कितना जहर आपने उस पौधे पर फेंका है 20 बार में, और वो जहर ही सबके पेट में पहुंच रहा है। ये बड़ा तगड़ा मैसेज है इनका, कि जितना जहर हम उस पौधे को दे रहे हैं प्रोडक्शन के रूप में उस अनार को लेने के लिए, उस अनार को खाएगा कौन? उस अनार को मोस्टली खाते हैं बीमार लोग, जो ताकत चाहते हैं, जो अनार खा के अपने आप को ठीक करेंगे। लेकिन जब उसके शरीर में वो जहर जा रहा है, जो हम, मेरे को कंफ्यूज हो गए अभी, इतने जहर भी इस लेवल की जो अनार की खेती को बचाने के लिए जहर यूज़ हो रहे हैं, और उसी जहर को वो अगर बीमार आदमी खाएगा तो शायद वो ठीक नहीं हो सकता। तो मित्रों, हाथ जोड़ के निवेदन है, जितना हो सके जहर की खेती से बचो। कम कमा लो, सब्र कर लो, कम कमा लो, लेकिन कम से कम ऐसा मत कमाओ कि वो आपके अंदर से निकले। क्योंकि वो जहर अगर आप कमा के दे रहे हो, यहाँ से उगा के दे रहे हो, वो हर टाइप के लोग खाते हैं, उनके शरीर में जहर जाता है, तो कैसे यूथ बचेगा, कैसे इंसान बचेगा? तो बड़ी खुशी हुई इनसे मिलके आज, और बहुत कुछ सीखने को हमें भी मिला है। और देखते हैं दोबारा मुलाकात इनसे कब होती है, ज़रूर आएँगे। और शायद ऐसा है जी, ऊपर वाले से यही हाथ को जोड़ के निवेदन है कि जितनी जल्दी हो सके, आपके अगर जितनी बागवानी है, अगर भगवान बचाए तो बहुत अच्छी बात है। आप अपनी तरफ से कोशिश भी कर रहे हैं, और अपनी तरफ से ये जो ऑर्गेनिक खेती की तरफ अपना इन्होंने कदम बढ़ाया है, वो प्योर ऑर्गेनिक करने की सोची है। क्योंकि केमिकल का डाल के देख लिया, जितने केमिकल दुनिया में होते हैं, जो मेडिकल लाइन, जो पेस्टिसाइड लाइन, फर्टिलाइज़र लाइन जितनी भी रिकमेंड करती है, शायद मैंने इनके जो स्टोर है वो देखे हैं, वो भरे पड़े हैं, दुकानों की दुकान उसके अंदर ऑलरेडी पड़ी है, पता नहीं कितना केमिकल पड़ा है, एसएसपी पड़ी है दुनिया भर की, डीएपी पड़ी है दुनिया भर के, इनके पास फर्टिलाइज़र है, और भी स्प्रे हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिली है जो शायद दुकानों पे ना मिले, एक दुकान पे, लेकिन इनके पास सारी प्रोवाइड है। एक एसएसपी का मैंने बीच में नाम लिया है, ये एसएसपी से बड़ा दुखी है, तो थोड़ा एसएसपी के बारे में बताइए जी।
लास्ट में हाँ, जाते जाते। लगभग सरकार भी और आम जो जितने भी हैं ये छोटे मोटे कृषि वैज्ञानिक कहते हैं जी एसएसपी डालो। तो एसएसपी साहब स्पष्ट बात है कि ये सिर्फ एक धोखा है। कहते हैं कि जी एसएसबी में 5 चीज़ होती है, जो आपकी सुपर सल्फेट है, या एसएसपी में बोलते हैं कि फास्फोरस होता है 16%, सल्फर 11% है, कैल्शियम है जी 15% करीब, और उसके बाद में उसमें जिंक कोटेड है जी, और बोरोन है। मैं कहता हूँ भाई फालतू बात है। सबसे जो जरूरी तत्व है फास्फोरस, वो उससे नहीं मिलता है। हमने अभी देखा है हमारे पौधों में 2-2 साल के दाने वैसे ही पड़े हैं वो। आज मैंने खुद देखा है, अनार के पौधों में 2 साल पहले इन्होंने जो एसएसपी खाद डाली थी, आज जब हमने उसमें थोड़ा-सा हाथ घुमाया नीचे, तो वो दाने यूँ के यूँ निकल गए, और कहे तो हम आपको दिखा भी सकते हैं। तो 2 साल से जो एसएसपी डिज़ोल्व रही पौधे को, तो वो तब वो खुराक कहाँ से लेगा? अब वो वो कैसे बनेगा? उस चक्कर में आप अपनी फसल बर्बाद कर बैठते हो। अगर आपको खेत में डालना है तो आप उसमें, अगर आप डीएपी डाल रहे हो तो डीएपी घुलती जल्दी है, सीधी बात है। डीएपी के बारे में सरकार कुछ ही बोले, हुँ। हमने जो हमारा एक्सपीरियंस कहता है, उसके अलावा आप उसमें जिप्सम डाल लो तो सल्फर कैल्शियम पूरा हो गया, पोटास आप अलग से डाल लो। लेकिन आप ये जो सुपर वाला जो कि ये फास्फोरस के जो है जी, ये कोई मतलब नहीं है। जब 2 साल ये घुलेगा नहीं आपका, जबकि उसके अंदर बरसातें भी आती है, लगातार हम पानी भी डालते हैं, फिर भी वो दाना वैसे ही पड़ा है जमीन में, सारे दाने। तो फसल आपकी क्या उठाएगी वहां से? तो बहुत कुछ सीखने को मिला सुभाष जी से आज, तो हम अब इनसे विदा लेना चाहते हैं। तो दोस्तों, यही कहना चाहता हूँ लास्ट में, सभी किसान भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि जब भी कोई बागवानी की तरफ कदम उठाए, तो कुछ ऐसे एक्सपीरियंस लोगों से मिले जिन्होंने बड़े लेवल पे बागवानी की है, जिन्होंने अच्छे माड़े सब देखे हैं, और वो आपको अंदर की बातें बताएंगे। जैसा कि सुभाष जी ने अपने अच्छी बातें, जो बुरी बातें हैं बागवानी के बारे में, सबको खुल के बताया अच्छे से, और समझाया है कि बागवानी एक सपना है, ऐसा सपना है जो सपना पूरा नहीं होता जल्दी से। जिस हिसाब से लोग सोचते हैं हम 2 बीघे में कर रहे हैं, 3 बीघे में 10 लाख की कमाई कर लेंगे, 20 लाख की कमाई कर लेंगे। ये कड़वी सच्चाई है दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, बाकी आप लोग भी समझदार हो, क्या है क्या नहीं करना। जितना मैंने देखा है, जितने बागों में विज़िट की है, लगभग सबके बाग मरे पड़े हैं। हालात ये है कि केमिकल लाइन पे चल के हमने अपने सारी बागवानी को ख़त्म कर लिया, क्यों बीमारियां काबू नहीं आ रही किसी तरीके से भी। लेकिन अब कोशिश कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक तरीके से करने की कोशिश करेंगे। हम इनसे दोबारा मिलेंगे जल्द ही, क्योंकि हमने इनको कुछ ऑर्गेनिक चीज़ों की सलाह दी है, जैविक खेती करने के लिए सलाह दी है, जिसके लिए इन्होंने हाँ भरी है। इन्होंने अपना वो टाइम हमें दिया है, और मेरा यहाँ पे आना शायद सक्सेस है, जहाँ तक मैं मानता हूँ। क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से हरियाणा से, मैं फतेहाबाद से बिलोंग करता हूँ, और मैं बीकानेर की धरती, जो पावन भूमि है यहाँ की, आपका जो गाँव है दिल्ली तलाई, यहाँ पे मैं आया हूँ और इनसे मिला हूँ, बड़ा अच्छा लगा। तो देखते हैं दोबारा कब मुलाकात है दोस्तों। जय हिंद, जय जय जवान, जय किसान दोस्तों।